वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। दोस्तों, आपकी जो नवंबर के फर्स्ट वीक में एयरफोर्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए दोस्तों अपन मॉक टेस्ट की सीरीज आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज करेंगे अपन इसका मॉक टेस्ट नंबर 1। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के मॉक टेस्ट नंबर 1 की। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। दो समतल दर्पण परस्पर 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। इनके मध्य एक वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले कुल प्रतिबिंबों की संख्या होगी। यानी दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ कि कोई दो प्लेन मिरर हैं, उनके मध्य का जो एंगल है वो 45 डिग्री का है। तो यदि इसके मध्य में किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इसके इमेज के नंबरों की संख्या बतानी है कितनी होंगी, यानी नंबर ऑफ इमेज आपको डिफाइन करने हैं। दोस्तों, यदि ऐसा क्वेश्चन को करने के लिए अपन जानते हैं, सबसे पहले अपन 360 अपॉन में यानी थीटा का मान निकालते हैं, यानी 360 को थीटा से डिवाइड करते हैं। यदि दोस्तों इसका मान हमें विषम प्राप्त होता है यानी ओड प्राप्त होता है, तो हमारे जो नंबर ऑफ इमेज जो होते हैं वो कितनी हो जाती है, 360 अपॉन थीटा का जो मान प्राप्त होता है उसी के बराबर हो जाती है। यदि दोस्तों 360 अपॉन थीटा का मान यानी हमें सम प्राप्त होता है यानी इवन प्राप्त होता है, तो हमारी जो नंबर ऑफ इमेज हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 360 अपॉन थीटा में से एक हटा देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अपन सबसे पहले 360 अपॉन थीटा में यानी कि मान निकालेंगे, यानी 360 में 45 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 8 है। तो यहाँ से यदि अपन नंबर ऑफ इमेज निकालेंगे तो हमारी 8 - 1 हो जाएगी, यानी कि इक्वल टू 7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी इन दोनों के मध्य किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो इसके जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी, यानी इसके जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कितने बनेंगे, 7 है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयाम मॉड्यूलेशन का प्रसारण में उपयोग होता है क्योंकि। यानी दोस्तों हमारा जो एएम का यूज होता है ब्रॉडकास्टिंग में, वो किसके कारण होता है वो आपको बताना है। दोस्तों, जो प्रसारण में इसका उपयोग होता है उसका कारण होता है ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि इसके उपयोग से ग्राही की जटिलता को कम हो जाती है। दोस्तों, यदि अपन आयाम मॉड्यूलेशन का उपयोग करते हैं तो हमारा दोस्तों जो रिसीवर होता है वह उसको आसानी से रिसीव कर सकता है, यानी उसकी जटिलता कम हो जाती है। जो रिसीवर होता है उसकी कम्प्लेक्सिटी हो जाती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइमन श्रेणी का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं। दोस्तों, आपको बताना है जो हमारी लाइमन सीरीज होती है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन होती है, उसके कौन से रीजन में पाई जाती है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी अल्ट्रा वायलेट यानी पैराबैंगनी क्षेत्र। क्योंकि दोस्तों याद रखना, जो लाइमन श्रेणी होती है वो पैराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है, बल्कि जो हमारी जो बामर श्रेणी होती है यानी बामर सीरीज होती है वो विजिबल यानी दर्शक क्षेत्र में पाई जाती है। और बल्कि दोस्तों हमारी जो 3 श्रेणी बच जाती हैं, फुंड, पास्चन एवं ब्रैकेट, तीनों दोस्तों जो श्रेणी पाई जाती हैं वो अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, इन्हीं लाइमन पराबैंगनी क्षेत्र में, बामर पाई जाएगी दर्शक क्षेत्र में, और बाकी की जो 3 होती हैं पास्चन, फुंड एवं ब्रैकेट, तीनों पाई जाएंगी अवरक्त क्षेत्र में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरणों की कण प्रकृति सिद्ध होने का कारण होता है। दोस्तों, हमारी जो कैथोड रेज होती हैं उसकी जो पार्टिकल नेचर होती है वो किसके कारण से यानी सिद्ध होती है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। क्योंकि दोस्तों हमारी जो कैथोड रे होती हैं यदि उसको विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में ट्रेवल कराया जाता है तो वहाँ विक्षेपित हो जाती हैं। दोस्तों, इसी के हमें पता चलता है कि इनकी उसकी जो कण प्रकृति होती है वो सिद्ध हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। याद रखना, जो कैथोड किरणों की कण प्रकृति सिद्ध होने का कारण क्या है कि किरणों का विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से विक्षेपित होना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर प्रतिरोध के परिपथ में डेल्टा टी समय में डेल्टा पाई चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होते हैं तो डेल्टा टी समय पे परिपथ में प्रवाहित कुल आवेश क्यू का मान होगा। यानी दोस्तों हमारा जो कोई एक सर्किट है उसके अंदर रेजिस्टेंस आर जुड़ा हुआ है और उसके अंदर दोस्तों हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो डेल्टा टी समय में डेल्टा फाई चेंज होता है। तो आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू का मान कितना होगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि यदि किसी परिपथ के अंदर डेल्टा टी समय डेल्टा फाई चुंबकीय फ्लक्स चेंज होता है तो इसका जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार वो होता है डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी। तो यहाँ से यदि दोस्तों अपन एम्पियर यानी आई का मान निकालते हैं तो हम जानते हैं विद्युत धारा होती है विभवांतर बटे प्रतिरोध यानी ई वी अपॉन में आर। तो ये हमारा हो जाएगा ई अपॉन में आर। ये दोस्तों ई का मान यदि अपन रखते हैं तो हमारे को प्राप्त होता है डेल्टा फाई अपॉन में
डेल्टा टी इंटू में आर। यदि दोस्तों अपन जानते हैं जो हमारा क्यू का मान होता है वो आई इंटू डेल्टा टी होता है, यानी धारा गुणा समय होता है आवेश क्यू का मान है। तो यहाँ पर आई का मान यदि अपन रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है डेल्टा फाइव अपॉन में डेल्टा टी इंटू में आर, और ये हमारा हो जाएगा इंटू डेल्टा टी। तो दोस्तों डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे जो चार्ज का मान प्राप्त होगा डेल्टा क्यू, ये मेरे कितना प्राप्त होगा डेल्टा फाइव अपॉन में आर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी कि दोस्तों जो आवेश का मान होगा यानी प्रवाहित कुल आवेश, यदि डेल्टा टी समय में डेल्टा फाइव चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है तो हो जाएगा हमारा डेल्टा फाइव अपॉन में आर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए 6th क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया हुआ है कि एम चुंबकीय आघूर्ण और एम चुंबकीय सामर्थ्य के दो चुंबक समान भागों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक भाग का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। यानी दोस्तों आपको दिया हुआ कि कोई एक चुंबक है, उसको दोस्तों यदि दो समान भागों में विभाजित किया जाता है, इनके जो चुंबकीय सामर्थ्य हैं आपको एम दिए हुए हैं और चुंबकीय आघूर्ण एम है। यदि इसको दो समान भागों में बांटा जाता है तो आपको बताना है कि नए भाग का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। इनके दोस्तों जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना होगा, दोस्तों वो जाएगा हमारा m/2। क्योंकि दोस्तों यदि इसको इसकी यानी लंबाई के अनुदिश इसको विभाजित किया जाता है दो भागों में, दोस्तों हमारा जो नया चुंबक में प्राप्त होता है तो इसके जो हमारे ये चुंबकीय सामर्थ्य हैं दोस्तों इसका मान आप हो जाता है यानी m/2 हो जाता है। लेकिन इनके मध्य में जो दूरी होती है दोस्तों पहले की समान ही होती है l। तो हमारा जो नया चुंबकीय सामर्थ्य हो जाता है यानी चुंबकीय आघूर्ण होता है m' से, दोस्तों वो कितना हो जाएगा हमारा m/2 इंटू एल। यानी दोस्तों पहले का कितनी हो जाएगा हमारा आधा ml यानी m/2 हो जाएगा। यदि दोस्तों इसको लंबाई के लंबवत यानी काटा जाता है तो उस दिशा में यानी कि उस स्थिति में क्या हो जाएगा कि दोस्तों इसके चुंबकीय सामर्थ्य का मान तो हमारा अनचेंज रहेगा, बल्कि इनके मध्य की डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी आधी। तो उस समय में हमारा जो एम डैश कितना हो जाएगा यानी चुंबकीय सामर्थ्य तो अनचेंज रहेगा, बल्कि जो एल है उसका मान आप हो जाएगा। तो हमारा जो चुंबकीय सामर्थ्य नया प्राप्त हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा m/2। यानी दोस्तों यदि चुंबक को समान भागों में बांटा जाएगा तो उसके प्रत्येक भाग का जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो पहले का आधा हो जाएगा, इनके m/2 हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा तुल्य होता है। यानी दोस्तों हमारा जो 1 किलोवाट होवर होता है वो किसके इक्वल होता है वो आपको बताना है। दोस्तों हम जानते हैं जो 1 kWh होता है वो अपन जानते हैं, कई बार आपने पढ़ा होगा 3.6 गुणा 10⁶ जूल के इक्वल होता है। दोस्तों अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3.6 गुणा 10⁵ जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी 1 kWh इक्वल होता है 36 गुणा 10⁵। अब आपके लिए 8वां क्वेश्चन है, ओम का नियम सत्य है। इन दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारा ओम्स लॉ होता है वो किसके लिए ट्रू होता है दिए गए ऑप्शन के अनुसार। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए कम ताप पर ही यानी सत्य होता है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं जब कोई यानी चालक है उसका टेम्परेचर का मान दोस्तों इंक्रीज किया जाता है तो इसका जो रेजिस्टेंस है उसका मान भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसके कारण दोस्तों यदि इसको कम ताप पर रखा जाता है तब तो हमारा V और जो I के मध्य ग्राफ होगा दोस्तों वो सीधी रेखा में प्राप्त होता है, यानी ओम के नियम का पालन करता है। जैसे ही दोस्तों I का मान अधिक हो जाता है यानी V का मान भी अधिक हो जाता है तो यह इसके अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर का मान बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर के मान बढ़ने के कारण रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ जाता है, यानी इसका मान चेंज हो जाता है। तो इसके कारण कि इसको ग्राफ दोस्तों इस प्रकार की थोड़ी ऊपर से मुड़ जाती है यानी वक्राकार हो जाती है। तो इसके कारण यह अधिक ताप पर ओम के नियम का पालन नहीं करता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी ओम का नियम धातुओं के लिए तो सत्य होता है लेकिन वह केवल कम ताप पर ही सत्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, परासर्व्य अपसर्व्य तथा सर्व्य तरंगे माध्यम में VI व VA से वेग से गमन करती हैं। तो यानी दोस्तों आपको बताना है कि कोई एक मीडियम है उसके अंदर अल्ट्रासोनिक इंफ्रासोनिक एवं ऑडियोबल वेव हैं वो ट्रेवल कर रही हैं UV यानी VU VI एवं VA वेलोसिटी से। तो आपको इन तीनों के मध्य में रिलेशन बताना है कि सही रिलेशन क्या होगा। दोस्तों हम वैसे तो हम जानते हैं कि
परासर्व्य, अपसर्व्य एवं सर्व्य तरंगी की दोस्तों हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है उनके अंदर बहुत यानी अधिक डिफरेंट होता है। लेकिन दोस्तों याद रखना, जो वेलोसिटी होती है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है, इससे स्वतंत्र होती है। तो इसके कारण दोस्तों फ्रीक्वेंसी के अंदर यानी अंतर होने के कारण भी इसकी जो वेलोसिटी का मान होगा दोस्तों मीडियम के अंदर तीनों का इक्वल होगा, लगभग समान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ए वाला। क्योंकि दोस्तों हमारी जो अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक एवं ऑडियोवल वेव होगी वो मीडियम के अंदर लगभग समान वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सरल आवर्त गति का उदाहरण है। यानी दोस्तों आपको 4 उदाहरण दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल है। दोस्तों वो एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला। क्योंकि यदि दो सिरों के मध्य दोस्तों यदि कोई डोरी है वो तनी हुई है, उसके अंदर दोस्तों ये जो हमारी तरंग यानी गुजरी जाती है, यानी डोरी से तरंगों को गुजारा जाता है, तो उस समय क्या होता है कि यानी दोस्तों हमारी जो डोरी के पार्टिकल होते हैं वो इस प्रकार से कंपन करते हैं। यानी दोस्तों सरल रेखा में यानी कि एक बिंदु के इर्द गिर्द दोलन करते हैं, यानी यह एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। बल्कि दोस्तों आपको जो 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो पहले एग्जाम्पल में यानी बी एग्जाम्पल में तो क्या है कि वह पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूर्णन कर रही है, यानी दोस्तों वह घूर्णन कर रही है, यानी किसी एक सरल रेखा में मोशन नहीं कर रही है। दोस्तों ये हमारी आवर्त गति होगी, लेकिन सरल आवर्त गति नहीं होगी। बी और सी ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है कि कोई हमारी दृढ़ दीवारें हैं, उनके मध्य में दोस्तों कोई गेंद है वो बार बार परावर्तित हो रही है। दोस्तों ये जो गेंद है वो सीधी रेखा में तो मोशन कर रही है, लेकिन दोस्तों यह सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो रूल हैं उनका पालन नहीं कर रही। क्योंकि हम जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर माध्यम स्थिति में वेलोसिटी का मान मैक्सिमम होता है एवं चरम बिंदु पर न्यूनतम होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं होता, क्योंकि वेलोसिटी का मान गेंद यानी दीवारों के मध्य सभी जगह समान भागों यानी समान वेलोसिटी से गति कर रही है, और अचानक से टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो यह भी हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी यदि दृढ़ यानी कि दो बिंदुओं सिरों के मध्य कोई तनी हुई डोरी है, उसे यदि तरंगों को गुजारा जाता है तो ये हमारी कौन सी होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मात्रक वोट के तुल्य नहीं है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारे 4 मात्रक दिए हुए हैं कौन सा वोट के तुल्य नहीं है। दोस्तों हम जानते हैं जो वोट मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो तो हमारा पावर का यानी शक्ति का। दोस्तों हम जानते हैं कि शक्ति के फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं। शक्ति का दोस्तों एक फॉर्मूला होता है कार्य के रूप में, वो तो हमारा है होता है कार्य बट्टे समय यानी W/T। तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों इसका VI यानी विभवांतर गुणा यानी धारा। और दोस्तों ये एक फॉर्मूला होता है इसका I² × R। दोस्तों इन फॉर्मूले से देखते हैं तो जो हमारा पहला मात्रक दिया हुआ है ए ऑप्शन वाला जूल पर सेकेंड है, तो ये हमारे को इस फॉर्मूले से प्राप्त हो जाता है। ये जो हमारा बी वाला मात्रक है एम्पियर वोल्ट, दोस्तों ये इस फॉर्मूले से प्राप्त हो जाता है। बल्कि ये सी वाला मात्रक है वो हमें इस फॉर्मूले से प्राप्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों एम्पियर जो इंटू अपॉन में वोल्ट है, दोस्तों ये हमारा वोट के इक्वल नहीं होता है, यानी यह पावर का यूनिट नहीं होती है, शक्ति का मात्रक नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डी वाला। क्योंकि दोस्तों रियल में होता है ये VI न कि V/I। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी यह वोट के तुल्य नहीं होगा। अब 12वां क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी 8 त्रिज्या के वर्ताकार पथ में एक पूर्ण चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड पश्चात इसका विस्थापन होगा। यानी दोस्तों आपको दिया हुआ कि कोई एक खिलाड़ी है वो 8 त्रिज्या के वर्ताकार पर चक्कर लगाता है, वो है एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा कर लेता है। तो आपको बताना है कि 2 मिनट 20 सेकंड है, यानी दोस्तों इसको यदि आप सेकंड में चेंज करोगे 2 मिनट में कितने हो जाएंगे 120 सेकंड और प्लस के 20 सेकंड। दोस्तों 140 सेकंड के बाद में आपको बताना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, विस्थापन कितना होगा। दोस्तों यह 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर रहा है, तो दोस्तों पहला चक्कर यह 40 सेकंड में कर लेगा, फिर अगला चक्कर दोस्तों यह 80 सेकंड में कर लेगा, फिर 3 चक्कर पूरा कर लेगा 120 सेकंड में। लेकिन दोस्तों आगे के 20 सेकंड देखते हैं, क्योंकि हमें 140 सेकंड में निकालना है। दोस्तों यह अगले 20 सेकंड में पूरा चक्कर नहीं कर पाएगा, बल्कि यानी हाफ टाइम है तो हाफ ही चक्कर पूरा कर पाएगा। और हम जानते हैं अर्धवर्त के अंदर दोस्तों जो विस्थापन होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी व्यास के बराबर होता है। यह विस्थापन हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2R, क्योंकि ये दोस्तों त्रिज्या R, ये त्रिज्या R है।
तो 140 सेकंड के बाद में दोस्तों इसका जो विस्थापन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2r। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक घोड़ा यकारक दौड़ने लगता है तो घुड़सवार पीछे की ओर गिर जाता है, इसका कारण है। यानी दोस्तों आपको बताया गया है कि कोई एक घोड़ा है हमारा दोस्तों, इसके ऊपर एक घुड़सवार बैठा हुआ है। जैसे ही दोस्तों घोड़ा अचानक से आगे की ओर गति करने लग जाता है तो हमारा घुड़सवार पीछे की ओर गिर जाता है। दोस्तों ये किस कारण गिरता है ये आपको बताना है। दोस्तों आप सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी विराम अवस्था के जड़त्व के कारण उसका शरीर का ऊपरी भाग स्थिर अवस्था में रहता है और निचला भाग घोड़े के साथ गति में आ जाता है। यानी दोस्तों हमारा जो ये जो हमारा धावक है यानी दोस्तों घुड़सवार है, यदि घोड़े पर बैठा हुआ है तो जैसे ही घोड़ा अचानक से गति करने लग जाएगा दोस्तों, इसका जो ऊपर वाला भाग रहेगा वो जड़त्व के कारण स्थिर अवस्था में रहना चाहेगा, बल्कि नीचे वाला भाग हुआ है वह घोड़े के साथ यानी गति करने लग जाता है। तो यह दोस्तों ये नीचे वाला भाग आगे की ओर निकल जाएगा और बल्कि ये ऊपर वाला भाग स्थिर रहेगा। तो इसके कारण यह इस प्रकार से पीछे की ओर गिर जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थितिक घर्षण के अधिकतम मान को कहते हैं। यानी दोस्तों हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू को क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। दोस्तों याद रखना, स्थितिक घर्षण के अधिकतम मान को क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण। यानी दोस्तों हमारी यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है और उस पर यदि कोई फोर्स लगाया जाता है दोस्तों, उसकी समय जो हमारा घर्षण बल लगता है उसको अपन बोलते हैं स्थितिक घर्षण। दोस्तों जैसे ही यानी कि बल का मान अपन बढ़ाए जाएंगे, यानी कि अधिक यानी इंक्रीज करते जाएंगे दोस्तों, ये कंडीशन में वस्तु हमारी क्या करने लग जाएगी, मोशन में आ जाती है। क्योंकि दोस्तों हमारा जो घर्षण बल है इससे अधिक होते ही इस यानी बल का मान ये हमारी मोशन में आ जाती है। तो दोस्तों उस कंडीशन में यानी कि इस बल का जो अधिकतम मान होता है, घर्षण का अधिकतम मान होता है, उसको अपन कहते हैं सीमांत घर्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण है। यानी दोस्तों हमारे समुद्र के अंदर से जो जल है दोस्तों वह ऊपर उठता है, यानी ज्वार बोलते हैं उसको। दोस्तों उसका जो कारण होता है वो क्या होता है, दोस्तों उसका कारण क्या होता है कि जो ये हमारी पृथ्वी है, ये जो चंद्रमा है, उनके मध्य में दोस्तों हमारा जो अट्रैक्शन लगता है यानी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उसी के कारण क्या होता है कि दोस्तों हमारा जो पृथ्वी पर जो जल होता है वो पृथ्वी के यानी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण यानी ऊपर उठता है और इसी घटना को अपन ज्वार कहते हैं। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी जो हमारे मून होता है और जो अर्थ होता है उन दोनों के मध्य में जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता है उसी के कारण हमारा जो ज्वार होता है उसकी घटना उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों को साफ करने में साबुन सहायक होता है क्योंकि। यानी दोस्तों हमारे जो कपड़े होते हैं उनको साफ करने के लिए जो हमारा सोप होता है यानी साबुन होता है उसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों वो क्यों किया जाता है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही यानी साबुन को जल में मिलाया जाता है दोस्तों, ये इसको पृष्ठ तनाव को कम कर देता है और पृष्ठ तनाव को कम करने के कारण जो हमारा जो पानी होता है दोस्तों, कपड़े की धुलाई अच्छी तरह से हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी यह विलियन का पृष्ठ तनाव कम कर देता है। दोस्तों याद रखना, यदि कोई आपको विलियन दिया हुआ है उसके अंदर दोस्तों पूर्णतः यानी घुलनशील यानी अति घुलनशील पदार्थ मिलाते हैं तो वह उसके पृष्ठ तनाव को इंक्रीज करता है। यदि इसके अंदर अघुलनशील पदार्थ यानी साबुन, एल्कोहल आदि वगैरह मिलाते हैं दोस्तों, वह इसके पृष्ठ तनाव का यानी सरफेस टेंशन को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलाया गया है, साबुन। तो साबुन मिलाने के कारण ये इसके पृष्ठ तनाव को कम कर देता है और इसके कारण यह कपड़े की धुलाई आसानी से कर देता है। अब आपके लिए 70वां क्वेश्चन है, बर्फ का घनत्व रो एवं जल का घनत्व सिग्मा है तो बर्फ के एम द्रव्यमान के पिघलने पर इसके आयतन में कमी होगी। यानी दोस्तों आपको बताया गया है कि कोई हमारा एक जल है उसका जो घनत्व है वो आपको सिग्मा दिया हुआ है और दोस्तों जो बर्फ़ है उसका जो डेंसिटी है वो कितनी दी हुई है, रो दी हुई है और इसका द्रव्यमान एम दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि आयतन में कमी कितनी होगी। दोस्तों हम पहले निकालेंगे अपन V1। दोस्तों हमारा जो V1 अपन जानते हैं आयतन बराबर होता है, तो हमारा होता है
द्रव्यमान बटे घनत्व है। तो दोस्तों द्रव्यमान बटे घनत्व के अनुसार से अपन V1 का मान निकालेंगे तो उसका द्रव्यमान तो हमारा कांस्टेंट रहेगा m है, और यदि वह शुरुआत में बर्फ है तो उसका घनत्व का मान यदि अपन क्या कर रखेंगे रो। और दोस्तों जो V2 का मान हो जाएंगे कि जब वह जल में परिवर्तित हो जाती है बर्फ है, दोस्तों उसका मास तो उतना ही रहेगा क्योंकि बर्फ का मास था उतना ही बर्फ का रहेगा, लेकिन उसका घनत्व क्या चेंज हो जाएगा, यानी जल चेंज होते ही उसका घनत्व हो जाएगा सिग्मा। दोस्तों अपन क्या करेंगे आयतन में कमी, यानी V1 माइनस V2 निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m माइनस के m अपॉन में रो माइनस के m अपॉन में सिग्मा। तो दोस्तों V1 माइनस V2 निकालेंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा m कोष्टक में 1 अपॉन रो माइनस के 1 अपॉन सिग्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों आयतन में कमी कितनी होगी, वो जाएगी ऑप्शन नंबर सी वाली। प्रत्येक वास्तविक गैस आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है। यानी दोस्तों आपको बताना जो रियल गैस होगी वो कौन से टेम्परेचर एवं प्रेशर पर आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, क्योंकि अल्प दाब एवं दोस्तों यदि उच्च ताप रखा जाएगा तो हमारे जो वास्तविक गैस होंगे दोस्तों उसके जो अणु होंगे वो दूर दूर स्थित होंगे अल्प दाब एवं उच्च ताप पर, जिससे कि क्या होगी दोस्तों इन दोनों के मध्य कोई भी अंतराणु बल नहीं पाया जाएगा और वह आइडियल गैस की तरह व्यवहार करने लग जाएंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यदि दोस्तों इसके दाब को यानी कि उच्च रखा जाएगा तो क्या होगा कि जो अणु है वो पास पास आ जाएंगे और उनके मध्य जो अंतराणु बल है वो कार्य करने लग जाएगा, और यह हम जानते हैं जो आइडियल गैस होता है उसके अंदर अणुओं के मध्य अंतराणु बल नहीं पाया जाता है। तो यदि दाब को कम रखा जाएगा और ताप को उच्च रखा जाएगा तब भी यानी जो अणु होंगे वो दूर दूर स्थित होंगे और उनके मध्य कोई भी अंतराणु बल नहीं पाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी जो वास्तविक गैस होती हैं वो अल्प दाब एवं उच्च ताप पर आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड का द्रव्यमान के अंदर सदैव पिंड के बाहर की ओर होता है, पिंड के भीतर की ओर तथा बाहर तथा सतह पर हो सकता है, सदैव पिंड के अंदर की ओर रहता है, सदैव पिंड की सतह पर रहता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि दोस्तों पिंड का जो द्रव्यमान के अंदर होता है वो सतह के भीतर बाहर एवं सतह पर यानी कहीं पर भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों यदि हमारी कोई वलय है, वलय का यदि दोस्तों आपको जो हमारा द्रव्यमान के अंदर निकालना हो तो वो उसको सेंटर पे होता है। दोस्तों यहाँ पर रियल में कोई भी द्रव्यमान स्थित नहीं होता, यानी यह पिंड के बाहर होता है। यदि दोस्तों को गोला निकालना हो, गोले का जो द्रव्यमान के अंदर होता है उसके सेंटर पे होता है, यानी यहाँ पर इसका क्या होता है द्रव्यमान स्थित होता है। यदि दोस्तों यदि हमें कोई अन्य आकृति लेते हैं तो किसी आकृति में उसकी सतह पर भी हो सकता है द्रव्यमान के अंदर है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी पिंड की सतह के भीतर बाहर तथा सतह पर जो हमारा सेंटर ऑफ मास होता है वो रह सकता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का संबंध होता है। यानी दोस्तों हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ होता है वो आपको बताना है कि किसके कंजर्वेशन पर आधारित होता है, किसके कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी ऊर्जा संरक्षण। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है वो क्या होता है, यानी डेल्टा क्यू अपॉन में इज इक्वल टू में होता है डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। यानी दोस्तों हमारी जो रिक्वायर हीट होती है यानी कि दी गई ऊष्मा होती है वो किए गए कार्य एवं आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। तो हम देखते हैं कि दोस्तों हमारी जो दी गई ऊष्मा यानी कि दोनों यानी कार्य में और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, यानी एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है संरक्षित रह रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। तो याद रखना जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है उसका संबंध किससे होता है, जो एनर्जी कन्वर्जेशन होता है उससे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है। दोस्तों इस मॉक टेस्ट में आपने कितना स्कोर किया है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।